हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। देखिए यार, पिछले साल के जो हुए थे विज्ञान के पेपर यूपी बोर्ड के, उनका सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे थे और बनाने की कोशिश कर रहे थे, चल रहा था भाई। और यहाँ पे देखो भाई, पिछले एक सेट में मतलब हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं। एक सेट एक ख़त्म किया, उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के कुछ वीडियोस मतलब कुछ क्वेश्चन हमने हल करवाए, लगभग पूरा ख़त्म किया। पर बायोलॉजी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसमें जो यार देखो, मेंडल के नियमों के एक उदाहरण सहित व्याख्या जो होती है ना, बहुत ख़तरनाक होती है। इसका आंसर तो मुझे समझ में ही नहीं आता बताने के लिए। फिर भी मैं वीडियो लाऊंगा और इसमें क्वेश्चन को समझाऊंगा। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनका तो लिख करके क्या समझाना, बस किताब में उसका आंसर पढ़ करके सुना दूंगा। चलो, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो ये है कि भौतिक विज्ञान जो सेट नंबर 2 है 824 BN, इसके खंड का भौतिक विज्ञान, इसको शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन तक पहुंचाते हैं और आपके फीडबैक लेते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा काम चलेगा, क्योंकि सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। आप कैसा देखते हैं इस चैनल पे, मतलब क्या चाहते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? लंबाई होती है, सिंपल सी। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर की मिलीमीटर। देखो, जो लंबाई होती है आप किसी भी में नापो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये सभी वाला जो विकल्प है ये लगा देना, ठीक है। इसको इतना ही किया जाए ना, और इसमें मुझे नहीं लगता कि और कुछ लिख करके आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, हो गया, आप इसको लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न देखा जाए अब। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक कागज़ जिस पे हम थोड़ा सा लिख सकें। प्रश्न केवल 2 लाइनें का है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए, यह देखिए, पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, इसमें से इसमें जा रही है, थोड़ा सा अभिलंब खींच लेते हैं तो प्रकाश किरण आ रही है। मान लीजिए आपतित किरण या कुछ बना रही है कोण, ओके। अब अपवर्तित किरण या तो भैया कम कोण बनाएगी या अधिक कोण बनाएगी, ये दो चीज़ें होने वाली हैं। तो अपवर्तन कोण, यानी यहाँ पे जो अपवर्तन कोण बनेगा वो आपतन कोण की तुलना में अधिक है, इससे ज़्यादा है ये। लो भैया, आपतन कोण I है, आपतन कोण से ज़्यादा है अपवर्तन कोण R। अब ऐसे में पूछ रहे हैं कि तो यदि प्रकाश की किरण क्या करती है? पहला विकल्प है सघन से विरल में जा रही है। क्या जहाँ पे कोण कम होता है वहाँ सघन होता है? बिल्कुल सही जवाब। जहाँ पे कोण अधिक होता है वहाँ पे विरल होता है? बिल्कुल सही जवाब। इसको ऐसे समझाया जाता है कि भैया आप मान लीजिए इस क्षेत्र में मेला लगा है, 2 जने जा रहे हैं मेला देखने के लिए। जब मेला से बाहर हैं तो उनके बीच में दूरी बनी रहेगी और मेला के अंदर पहुंचेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि जगह कम है। तो जो सघन है वहाँ पे जगह कम है, इसलिए कोण छोटा बना है, नज़दीक नज़दीक है, मतलब अभिलंब से नज़दीक है। और फिर जब बाहर निकले हैं तो जगह बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे विरल यानी दूर दूर है। यही थोड़ा बहुत ट्रिक होती है जो समझाई जाती है आपको। समझ जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो क्या ही दिक्कत है। बस आप याद रखें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब जा रही होगी तभी अपवर्तन कोण अधिक होगा। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प अपना सही होगा। अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे तीसरा, मतलब तीसरा क्या है, ग वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, क्या लग रहा है, मतलब पहले पढ़ लेते हैं फिर लगेगा कुछ। तो प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। एक तार है जिसका प्रतिरोध R है, 1 2 3 4 भागों में बढ़ गए हैं। अब अगर आपको पता चल पाए तो आप जान पाएंगे कि यहाँ वाला जो प्रतिरोध होता है, जो श्रेणी क्रम में ऐसे बांटा जाता है, तो इसके 4 मतलब चौथाई भागों में बढ़ जाएगा।
ये वाला हो जाएगा r/4, r/4, r/4 और r/4। ये r/4 ये कौन सा तरीका है कहने का, मतलब बहुत गंदा तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी बार बढ़ जाएंगे, कट गया। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी टुकड़ों को ये समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। गंदा लग रहा है पर ठीक है, जुड़ा हुआ है। जोड़ने के बाद यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश है, इनका प्रतिरोध आपको R दिखाई दे रहा है, इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो गया है। तो R डैश और R का अनुपात क्या होगा, मान क्या होगा। तो भाई बात ये होता है कि यहाँ से हमने बांट करके देख लिया सभी का प्रतिरोध कितना है, सभी टुकड़ों का प्रतिरोध कितना है। और आप जानते हो कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उल्टा करके इनका जोड़ होता है। 1/1/R डैश बराबर हो जाएगा, देखो R/4 है तो 4/R होगा। यही 4 बार लिख देते हैं। अरे यार 4/R लिखना था, 4/R, 4/R। और ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको इतना लंबा समझा रहे हैं क्योंकि बिना समझे करोगे ना तो उत्तर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा समय लेकर समझा रहे हैं ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आए। R सब में बराबर है तो एक बार लिखा जाता है। 4 जोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 1/R डैश। अब R की वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा पढ़ना है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी R/16 हो जाएगा। R को यहाँ पे ला दो नीचे, R डैश बटे R हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1/16। क्या दिखाई दे रहा है, 1/16 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, यही के बारे में तो पूछ रहा था ना। यहाँ पे देखो R डैश बटे R के बारे में ही पूछ रहा था, तो 1/16 मिल गया है। तो आंसर तो हो चुका, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। वैद्युत धारा विद्युत धारा जो होती है, करंट होती है, वो नापते किससे हो। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर से अमीटर। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर से अमीटर, इस वजह से ये अमीटर, ठीक है, एम्पियर से होता है। और वोल्टेज नापा जाता है वोल्ट मीटर से, और एम्पियर नापा जाता है अमीटर से। गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये विद्युत धारा बह रही है किसी में कि नहीं बह रही है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से होता है। क्योंकि आप जब भी देखो कुछ भी मोटर, जब भी जनरेटर बनाते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना, कहते हैं कि धारा बह रही तो इसकी सुई विक्षेपित होगी, तो इसी वजह से करते हैं। तो किसी भी परिपथ में जब हम जोड़ देते हैं, क्या यार यहाँ पे एक कुंडली लगा देते हैं, यहाँ पे एक कुंडली लगा देते हैं, नहीं यहाँ पे चुंबक लगा देते हैं। चुंबक आगे पीछे करोगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी जो इसको विक्षेपित करे। तो गैल्वेनोमीटर यही चेक के लिए करने के लिए होता है कि ना, कि उसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। ओके, तो ये हो गया काम। चलो इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। यानी रेखा चित्र एक कई बार बनाना है, ये नहीं कि 2 नियम होते हैं तो 2 ही आपको बनाना होगा चित्र, एक ही रेखा चित्र बनाना है, नियमों को लिख देना है। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यार यहाँ पे देखो, हमने आपको बताने के लिए क्वेश्चन को पूरा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश की है। हालांकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक है, हमने कोशिश तो की है। आप इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी राइटिंग में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, साफ़ सुथरा लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि साफ़ सुथरा लिखा जाए। और बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग ऐसी बनती है साफ़ सुथरी, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन साफ़ सुथरा लिखने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, और हमारे पास ये 2 का ही था। यहाँ पे देख लो 2 का, ठीक है। तो प्रश्न तो हमने उतारा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रकाश परावर्तन का नियम, क्या नियम, तो प्रकाश परावर्तन के
निम्नलिखित 2 नियम हैं। अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें गोचा-मोची मत करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखित लिखा था, बहुत गंदा से लिखा गया, तो छोड़ दो उसको। ये नहीं कि उसको सुधारने लगो बहुत ज़्यादा गूँज करके। सुधारोगे तो गलतियाँ बढ़ेगी और उसके बाद फिर वही है, चले थे पैंट रफ़ू करवाने और पैंट ही पूरी फट गई, वही हाल हो जाएगा, तो गंदा से दिखाई देने लगेगा। चित्र हमने बना ही दिया है, साफ़ सुथरा बनाने का प्रयास किया है। पेंसिल से बनाइएगा सभी चित्र, और ये पेंसिल हमारे पास नटराज की है, इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी आप पेंसिल यूज़ करते हो वही करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। पेंसिल नटराज वाली सस्ती है, अच्छी है, हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ऐसा है। अप्सरा की भी अच्छी होती है। तो पेंसिल शार्प होनी चाहिए, शार्पनर साथ में रखना, रेयर कटर कहते हैं उसको। और चित्र थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कर देना, ठीक है, सही से साफ़ सुथरा। और ये जो परावर्तित किरण है उसको तिरछा लिखने का प्रयास मत करना, तो ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। सीधा साधा लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो चित्र बना दिया, और नियम तो आपको पता ही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हैं। तो ये 2 नियम हो गए, और मतलब काफ़ी अच्छे नियम है भैया 2 नंबर लिखने के लिए। 2 नंबर तो इस पे तो मिल रहे हैं, मतलब मुझे लगा कि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा नियम लिखना पड़ेगा, काफ़ी लंबा होगा, लेकिन चूँकि परावर्तन का है, 2 नंबर का है, तो ये 2 नंबर लायक तो हमने लिखा ही है, तो इस पे तो 2 नंबर पक्का मिल ही जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, और हम दूसरा प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। अब प्रश्न देखते हैं। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा। हैंडल पे तो यही लगा रहता है पीछे देखने के लिए। उसके पीछे कोई दूसरी मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, यानी मोटर बाइक जो है, वस्तु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो भैया बात ये समझो कि सवाल काफ़ी लंबा कहना चाहता है, यानी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि प्रश्न में है कुछ नहीं, मतलब कैसे कुछ नहीं है, मैं आपको लिख करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा ना, ये इतना से आपको दिखाई दे जाएगा। तो भैया देख लेना, याद रखना कि जब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गैप देना, पर अपने पास गैप की ज़रूरत नहीं, काम चल जाएगा। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखना भैया, 2 का खा लिखना, लिख दिया। लाइन 2 खींचना है या फिर 1 ही खींचना है, जितना खींचना है उतना खींचो, पटरी से खींचना है पटरी से खींचो, ना खींचना है ना खींचो, मतलब खींच दोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। आर बराबर कहोगे भैया, ये है 2 मीटर। 2 मीटर हिंदी में लेते हैं, चलो अंग्रेजी में एम लिख कर काम चला लेते हैं। और देखो ये 4 मीटर पे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर ये मीटर में दिया गया है, और हम उत्तर भी मीटर में ही निकालने वाले हैं। वक्रता त्रिज्या आपको पता चल जाएगी तो उसी से निकाला जाता है अपनी फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने नहीं होते हैं, r/2 लिख देना होता है। तो 2/2 काट करके 1 मिल जाएगा। आप कह सकते हो कि 1 मीटर हमारी वक्रता फोकस दूरी है। अब देखो दूसरी जो मोटर बाइक है उससे कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर की दूरी पर होने का मतलब है कि वस्तु की स्थिति ये है 4 मीटर। अच्छा यहाँ पे यार नीली पेन प्रयोग कर लेना चाहिए था हमें, चलो खारिज कर लिया, तो अब यार क्या ही बताएं, हो जाता है गलतियों से। तो आप काली नीली का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब काली लिख दिया तो लिखते चले जाते हैं कि वस्तु की स्थिति, ये सारी चीज़ें नीले से ही, आप बस क्या करें कि ये वाला प्रश्न संख्या काली से डालें
और जब लास्ट में आंसर लिखने लगे तो उसको डिब्बे में काली से लिख दें। कोई फार्मूला लिखना है तो काली से लिख दें, बाकी सब नीला सा छापें। तो वस्तु की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। स्थिति, वस्तु कहाँ पे स्थित है, तो इसे u बराबर दिखाया जाता है 4 मीटर। चूँकि u हमेशा माइनस में होता तो माइनस में ये भी रहेगा। अब इतनी चीज़ें हो गई हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे पन्ना पलटना चाहिए, मैं यहीं पे निपटा देता हूँ छोटा छोटा लिख करके। ठीक, अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये है। लेंस सूत्र हम लिख देंगे, लेंस सूत्र से अब गंदी राइटिंग में हम लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f की वैल्यू तो पता है, जो है 1 मीटर। चूँकि ये उत्तल दर्पण था तो इसलिए प्लस में था, यहाँ पे 1 ही रहेगा। बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u, u का मान है -4, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। ये वाला -4 इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/1, ये वाला इधर आकर के माइनस से प्लस 1/4 बराबर 1/v। 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 एकन्नम 1 बराबर 1/v हो गया है। 4 1 5 हो रहा है, 5/4 बराबर 1/v हो रहा है। पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे भाग करके इसको दशमलव में निकाल लिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि और कुछ करना होगा, दशमलव में निकाल लिया जाए तो 5 8 40 होता है ना, v बराबर 0.5 होता है, 8 मिल जाएगा। मीटर कह दिया जाएगा, इतना उत्तर मिल जाएगा और मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे की तरफ बढ़ते चले जाइएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, जगह बचा रहे थे हम, प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो कर लिया आपने, हो गया। अब यहाँ पे गा वाला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। अब यार यहाँ पे जो किरण आरेख के बारे में बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं आपकी जो उत्तल लेंस में जो आखिरी वाली स्थिति होती है उसके बारे में, आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वही लास्ट वाली स्थिति में। तो वही वाला हमको यहाँ पे बना करके दिखाना है। तो मैंने सोचा कि चित्र बना के ऐसे दिखा दूं, लेकिन मैंने कहा फिर यार आपको चित्र बनाना दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो दूसरे का ग वाला प्रश्न है और हमें यहाँ पे आवर्धन वाली स्थिति बनानी है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो एक मुख्य अक्षम खींच लेते हैं, ये मुख्य अक्षम ने खींच लिया। अब हम चाहते हैं कि इसी में हम उत्तल लेंस बनाएं, लेकिन काफ़ी अच्छा सा बनाएं, थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम। तो ये प्रकाशिक केंद्र का निशान बना लिया। हम इसको 1 सेंटीमीटर मोटा बनाएंगे तो आधा सेंटीमीटर इधर ले लिया, आधा सेंटीमीटर इधर ले लिया। और फोकस दूरी कितनी ले दें, 6 तक पहुंचा देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो गई है कितने, 2 से 6 मतलब 5 खाने हो गए कि 4 खाने, 4 खाने हो गए। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर 6 से 2 पर लगा देते हैं, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई है। ये ऐसा क्यों बना रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा जब हम चित्र को बनाएंगे गोला प्रकार से। अब सुनो यार, ये जो हमने निशान लगाए हैं ना, ये मैंने अपने हिसाब से सोचा है, कोई कहीं बताया नहीं। मैंने सोचा कि यार ऐसा किया जाए तो हो सकता है कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो वही वाली बात है, ये अपने हिसाब से सोच लेना। इतनी मेहनत करने का मन है तो करना, नहीं तो आप हाथ से बना करके ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना कुछ ऐसा बना लेते हैं, इधर की ओर जहाँ निशान लगाया था वहाँ की रख देते हैं। अब ऐसे में क्या एकदम क्लियर बनेगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। ये बन गया ना, हाँ ठीक है। जो ज़्यादा है उसको इरेज कर देंगे। ये उत्तल दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा इसको मिला दो, मेरे ख्याल से एकदम ठीक ही ठाक बन रहा है। ये द्वारक हो गया अपना। तो चीज़ों को थोड़ा सा लिख लिया जाए। यहाँ पे हमारा हो गया C, यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे हो गया F2। ओके,
और हम वस्तु को रखते कहाँ, थोड़ा सा हम मुख्य अक्ष को इधर की ओर बढ़ा देंगे क्योंकि प्रतिबिंब तो इधर के बन गया, और हमको ये ध्यान देकर कि उसको थोड़ा इधर इधर बनाए होते तो काफ़ी अच्छा रहता। खैर ठीक है, जब बन गया तो बन गया, पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं। ये मेरे मन में विचार बहुत दिनों से था, पर मैंने कभी बनाने का ट्राई ही नहीं किया था। क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि मैं नहीं करता था। अब देखेंगे यार, वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है हमको, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं इतनी बड़ी। देखो, जो आपका आवर्धक लेंस के रूप में यानी मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में जो काम करता है, वो तभी काम करता है जब फोकस और वक्रता केंद्र या फिर लेंस के बीच में आप वस्तु को रखते हो, तभी काम करता है। ठीक, अब इसमें स्थितियाँ क्या कहते हैं कि भैया अगर मुख्य अक्ष के समांतर आप डालोगे प्रकाश की किरण को, तो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से होकर के जाएगी। चलो समांतर डालने का प्रयास कर लेते हैं। ये हमने समांतर डालने का प्रयास किया और ये फोकस से होकर के जाएगी। जाने देते हैं फोकस से, जान दो, चली गई, ये चली गई। ओके, अब क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से डाल देते हैं। ये शानदार चीज़ है, वक्रता केंद्र। ये देखो भैया, वक्रता केंद्र से हमने डाल दी प्रकाश की किरण। ये इधर से डाली है, ये इधर की ओर जा रही हैं, और क्या इनको मिलने का कभी संयोग बन रहा है कि ये आपस में जाकर यहाँ पे कहीं मिलेंगी आगे बढ़ाने पर? कभी नहीं मिलेंगी। तो ये मिलने का संयोग होगा पीछे की ओर ही। कहाँ पे? पीछे की ओर ही। थोड़ा पीछे की ओर ही बढ़ा लेते हैं। ओके, ये हम थोड़ा सा टिक्का बंदी रख रहे हैं, डॉटेड, क्योंकि यहाँ पे ये आभासी है ना, तो आभासी के लिए यही होना होता है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा देखो, जाना तो चाहिए यार, अच्छा सी लाइन। हाँ, कट तो रहा है। ये देखो, हाँ हमने ट्राई कर लिया, काफ़ी अच्छा बन गया। मेरे ख्याल से इसको इरेज कर देना चाहिए, काफ़ी ऊंचा हो गया है। बट ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, यहीं पे हमारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये आभासी प्रतिबिंब हमने बना दिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। हमने पूरा चित्र अच्छा बनाया, बस यहाँ पे तीर बनाने में बहुत गंधौरा वाला काम कर दिया है, तो थोड़ा सा उसे सुधार लेते हैं। ये सुधार है हमारा। दिखाई दे रहा है कितनी गंदगी फैला रहे हैं। सुधार के नाम पर गंदगी फैला दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसको इरेज कर देना चाहिए शायद, क्या कहते हो? हाँ, कर ही देना चाहिए। और इरेज करते वक्त कभी ऐसे इरेज़र थोड़ा सा पटरी का यूज़ कर लोगे ना, तो क्या होगा कि जहाँ पे नहीं इरेज करना है वहाँ पे आप बच जाओगे इरेज करने से, या फिर मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। खैर जो भी है, यही वो स्थिति है जहाँ पे इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो भी आभासी। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे बनता है। अब यार एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि क्या हो रहा है भैया। एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख की सहायता से समझाइए। अच्छा, समझाना भी है, किरण आरेख की सहायता से समझाना भी है। समझाने की स्थिति में हम यहाँ पे आएंगे, ऐसा कहेंगे, जब वस्तु फोकस और लेंस के मध्य स्थित, मध्य मतलब बीच, स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर सीधा आभासी
तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। यही स्थिति इसके आवर्धक, मतलब ठीक है, और कुछ लिख दिया जाए समझाने में। आवर्धक, यही स्थिति आवर्धक लेंस के रूप में प्राप्त कर, मतलब छोड़ो जाने दो, इतना लिख दिया, हो गया काम मेरे ख्याल से। और यहाँ पे स्थिति वस्तु की ओर ही, और वस्तु की ही ओर, ये जो हमने लिखा है शायद इसको मैं शायद फोकस और अनंत के बीच ऐसा कुछ कहा जाता है। जो भी है, हमारा चित्र तो बन ही गया है, जैसा भी बनना था बन गया, और हमने लिख भी दिया है। और बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने काफ़ी लंबा आपको समझा दिया है। अब आपको आगे के वीडियोस में या तीसरे प्रश्न से हम आगे जो भी वीडियो बनेगी उसमें शुरू करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी करते बने कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।